हर हर महादेव। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। उन सब की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए स्पेशली बना दिया है ताकि आप इजीली एक्सेस कर सके हर एक वीडियो को। हर एक वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इस चैनल पे आ ही चुके हैं, इस वीडियो को देख ही पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को एवं शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। चैप्टर नंबर 6 इज एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, जिसका अर्थ हमें समझना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्या सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के। देखिए एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम करता क्या है। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एक प्रकार से एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, जिसमें आप सपोर्ट कर सके इनोवेशन को एवं क्रिएटिविटी को। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपको फर्म्स या फिर एंटरप्राइज देखने को मिले, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जो एक स्पेसिफिकल ज्योग्राफिकल एरिया में, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में एक ऐसा हमने इंडिया जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पे ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है जहां पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी आप इजीली देख सकते हैं। और अगर इनोवेशन और क्रिएटिविटी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्म होगा, कोई एंटरप्राइज होगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के ऑब्जेक्टिव को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके मुख्य टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ मालूम होनी चाहिए कि कुछ टॉपिक्स है जिसमें इस पूरे चैप्टर को बांधा गया है। हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर चुके होंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अब सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप की खासियत क्या है? यह पुअर पीपल द्वारा बनाया जाता है। खास करके यह याद रखने वाली चीज है, पुअर पीपल द्वारा बनाया जाता है। एक ऐसा ग्रुप जहां पर पुअर पीपल अपने सिमिलर प्रॉब्लम्स के साथ में आते हैं, आपस में आते हैं, मिलते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। यह जो ग्रुप फॉर्म किया जाता है इसमें आपको 10 से 20 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यह जो मेंबर्स है ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सेविंग्स भी करते हैं जिसे एक बैंक में रखा जाता है और इसकी मदद से कहीं ना कहीं मेंबर्स को मनी भी लेंड किया जाता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आखिर बनता क्यों है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है पुअर पीपल के बीच में जो सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। कोई सामान्य सी प्रॉब्लम है, वह सिमिलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे तो आपस में आ गए 10 से 20 मेंबर्स मिलकर के ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं और अपने प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस है उसको एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ में यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है। एक प्रकार से हर एक व्यक्ति या फिर ज्यादातर जो मेंबर्स है वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सेविंग करते हैं जिसे एक बैंक में रखा जाता है और उस अमाउंट को जो है एज ए लोन दिया जाता है ग्रुप के मेंबर्स को। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमें यह समझना पड़ेगा कि एक लीगल ग्रुप है, ठीक है। लीगली आप ऐसे ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं जहां पर पुअर पीपल सिमिलर प्रॉब्लम के साथ में आ सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस के लिए एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। 10 से 20 मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें आपको यह याद रखना है कि मैक्सिमम 20 ही लोग इस ग्रुप में हो सकते हैं और इनके द्वारा जो सेविंग्स की जाती है, जो भी आप पैसा बचाते हैं
इस पैसे को एक बैंक में रखा जाता है जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी रख सकते हैं, और यहाँ पर जो धन रखा रहता है इसकी मदद से लेंडिंग यानी एक प्रकार का लोन भी आप अपने ग्रुप मेंबर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पुअर पीपल, सिमिलर प्रॉब्लम्स, दे फॉर्म अ ग्रुप टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है यहाँ पे। अगली चीज है मेक स्मॉल सेविंग्स, और चौथी चीज है, ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ग्रुप मेंबर्स को। अब हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के। जैसा हमने पिछले चैप्टर्स में समझा था कि कैरेक्टरिस्टिक एक प्रकार से क्वालिटी को बताता है किसी भी चीज के। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या सारे क्वालिटीज होते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसे लीगली फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, और इसमें 10 से 20 मेंबर जनरली आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आप मैक्सिमम 20 लोग को ही इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, कि यहाँ पे मैक्सिमम 20 लोग ही इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। दूसरी खास बात है कि हर एक फैमिली से एक ही मेंबर जुड़ सकता है इस ग्रुप में, 1 मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली। ठीक है, हर एक फैमिली से एक ही मेंबर जुड़ सकता है, उससे ज्यादा मेंबर इसमें नहीं जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, यहां पे जो मेंबर्स जुड़ते हैं वह सोशल एवं फाइनेंशियल स्टेटस बाकियों के साथ में बराबर रखते हैं। यानी ग्रुप में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसका सोशल स्टेटस बहुत हाई हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई हो, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति अगर ग्रुप में पाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ग्रुप इन लोगों की वजह से काफी इन्फ्लुएंस होगा। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिस चीज के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सेविंग्स के लिए, यह कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है। ठीक है, कुछ लोगों द्वारा ही इस ग्रुप को चलाया जा रहा होगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस ग्रुप को बनाया जाता है इक्वल सोशल स्टेटस और इक्वल फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोगों के बीच में। ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करते हैं नेक्स्ट पेज में, दैट इज कि आइडियली इस ग्रुप में हर एक वीक में एक मीटिंग तो होनी ही चाहिए, और अगर आप एक मीटिंग हर एक वीक में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको मंथली एक बार तो आकर के मिलना चाहिए। ठीक है, अगली बात यहां पे यह बताई गई है कि जब भी आप आपस में आकर के मिलते हैं, जो भी आपके बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे आप सेविंग करते हैं, लोन देते हैं, जितने समय के लिए आप आकर के मिलते हैं, जितने घंटे आप साथ में बिताते हैं, हर एक चीज को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल एंड क्लियर रिकॉर्ड ऑफ डेटा होता है। ठीक है, सिंपल और क्लियर रिकॉर्ड ऑफ डेटा, कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं होने चाहिए, बड़े आसानी से कोई भी व्यक्ति से समझ सके। ठीक है, और जो डेटा आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे वो किस फॉर्म में होगा। देखिए, एक तो आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा मिनट्स बुक को, ऐसा बुक जिसमें आप यह लिखेंगे कि कितने घंटे या फिर कितने मिनट आप आपस में आकर के मिले थे। अगला कि वीकली या फिर मंथली रिपोर्ट आप रखेंगे, वीकली या फिर मंथली आप अपने पास में एक रजिस्टर रखेंगे। इस रजिस्टर में आप यह लिखेंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी रही थी आपके मिलने की, वीकली आप कितने बार आकर के मिले या फिर मंथली आप कितने बार आकर के मिले। अगली चीज कि कितना सेविंग्स किया जा रहा है ग्रुप के मेंबर्स द्वारा। ठीक है, एक सेविंग्स रजिस्टर आप बनाएंगे। सेविंग्स रजिस्टर के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है लोन रजिस्टर बनाना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मनी लेंड करेंगे किसी ना किसी ग्रुप मेंबर को। ठीक है, और अगली चीज जो आपको यहाँ पे समझना है दैट इज मेंबर्स पासबुक, यानी जो भी मेंबर्स होंगे उनका पासबुक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यह सारे जो बुक्स हैं, ये सारे रजिस्टर जो हैं, इन सब का रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए। ठीक है, यह रिकॉर्ड आपको बनाना अनिवार्य है। क्यों बनाना अनिवार्य है? क्योंकि इसकी मदद से कल को आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को जो है लीगली देखा जा सकता है, फाइट किया जा सकता है। अब अगर आपके ग्रुप के मेंबर्स इस बुक को बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं नीचे में लिख देता हूं,
मेंबर्स अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वह नहीं बना सकते हैं उस केस में यह किसी और को क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसे पैसा दे करके बोल सकते हैं कि आप जो है हमारे बिहाफ पे बुक कीपिंग कीजिए। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर हम सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, सही बात है। अगली चीज है यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक कार्य करते हैं। ठीक है, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं आपस में मिलकर के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज आप पैसों को लेंड भी करते हैं। यानी यही तीन चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे होती है। जिस चीज के लिए इस ग्रुप को प्राइमरीली बनाया गया था दैट वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अलावा यहाँ पे आप सेविंग्स को भी प्रमोट करते हैं कि देखिए आप महीने में इतना तो पैसा बचाइए या फिर सप्ताह में इतना पैसा तो बचाइए और बैंक में ऐड करिए, और उन पैसों की मदद से आप यहाँ पर जो है लेंड भी करते हैं पैसा। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकता है। जितना भी आप इंटरेस्ट रेट रखना चाहे उतना आप रख सकते हैं। अगला पॉइंट कि यहां पर जरूरी नहीं है कि आप सब ग्रुप मेंबर्स के जो सेविंग्स है उसी से पैसा उठाए। कई बार आप खुद मेंबर्स मिल करके बैंक से भी लोन ले सकते हैं और वो किसी ग्रुप मेंबर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लोन फ्रॉम बैंक भी यहाँ पे पॉसिबल है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट है, बस जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज बिजनेस इंक्यूबेटर्स। बिजनेस इंक्यूबेटर्स का अर्थ क्या होता है? देखिए एक प्रकार से यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद करता है स्टार्टअप्स का। ठीक है, स्टार्टअप्स का या फिर नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका मदद करता है और कई तरीकों से उनका मदद किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है बिजनेस इंक्यूबेटर के मैंने को देखिए, बिजनेस इंक्यूबेटर is an organization that helps startup companies and individual entrepreneurs। देखिए दो यहाँ पे शब्द है, एक कंपनीज या तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स है उनको मदद करता है उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यह देखिए किसी भी यहाँ गवर्नमेंट वाला भी हो सकता है या फिर प्राइवेट वाला भी हो सकता है, दोनों प्रकार के एग्जिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों हो सकता है। अब क्या सारे सर्विसेज एक बिजनेस इंक्यूबेटर्स के द्वारा दिए जाते हैं? देखिए कई सारे सर्विसेज जो है बिजनेस इंक्यूबेटर्स देता है। पहली चीज कैश अवेलेबल करवा सकता है, तो कई सारे एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं उनके लिए कैश की आवश्यकता पड़ती है, वह प्रोवाइड कर सकता है। अर्ली स्टेज में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सपोर्ट कई प्रकार का हो सकता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेंटरिंग सर्विसेज भी यहां पे दी जाती है। ठीक है, नेटवर्किंग सर्विसेज भी आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेटवर्किंग सर्विसेज यानी कि आप जिस बिजनेस में है या फिर इससे जुड़े जो भी सिमिलर एंटिटीज हैं मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ में आपके कनेक्शन को बिल्ड किया जाता है ताकि वह किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी रूप में आपकी मदद कर सके, फाइनेंशियली मदद कर पाए या फिर आपको जो है आपके बिजनेस में ऑपरेशंस में आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर सके, इनहांस कर सके आपके बिजनेस ऑपरेशंस को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, बिजनेस एक्टिविटीज को, प्रोसेस को, मेथड्स को, इक्विपमेंट्स को, मटेरियल, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है जिसमें भी उनकी मदद आप ले सकते हैं। तो एक तो नेटवर्क बनाने में आपकी मदद करता है। ठीक है, जहां से हो सकता है कि आप धन प्राप्त कर पाए, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भेज दिया, एंजल इन्वेस्टर के साथ में आपकी एक बैठक बुला ली। अगला हो सकता है मेंटरिंग सर्विसेज, जिसमें हो सकता है कि आपको खुद ब खुद ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करे किसी प्रकार का। अर्ली स्टेज सपोर्ट आपको मिल जा रहा है जिसमें कैश अवेलेबिलिटी भी की जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्किंग स्पेस दिया जाता है। स्टोरी मोड में समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एंटर करते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर में, तो आपको स्पेस दिया जाता है जहां पे आप अपने टीम के साथ में बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं रिलेटेड टू बिजनेस। अगली चीज यहाँ आपको अर्ली स्टेज सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद में आपको यह भी समझ में आता है कि मेंटरिंग सर्विसेज भी दी जाती है, जैसे अगर आपको कोई ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ रहा है अर्ली स्टेजेस में
तो आप जाइए, उनके पास में बैठिए, वह आपकी मदद करेंगे किसी भी प्रकार में, किसी भी ऑपरेशंस में जो भी आप परफॉर्म कर रहे होंगे। कैश अवेलेबल करवाता है किसी भी प्रकार के जो आप टीम एक्टिविटी करते हैं या फिर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं उसके लिए। नेटवर्किंग सर्विसेज आपको दे देता है कि अगर आपको एंजल इन्वेस्टर हो गए या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, उनसे अगर आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो कई सारे यहाँ पे पॉइंट हो सकते हैं। एवं इसमें एक और एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, दैट इज लीगल असिस्टेंस। ठीक है, लीगली भी आपकी मदद करता है। यह कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस इनक्यूबेटर्स के, लक्ष्य क्या होते हैं? देखिए, सर्वाइवल, ठीक है, एक बिजनेस का सर्वाइवल इंश्योर करना। अगला, कम से कम कॉस्ट में बिजनेस एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज को लॉन्च करना। ठीक है, एक एंटरप्राइज को लॉन्च करना कम से कम कॉस्ट पे। अगला हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, वर्किंग स्पेस आपको मिल रहा है, बाकी जो भी फैसिलिटीज होती है, बेसिक फैसिलिटीज। ठीक है, नेटवर्किंग सर्विसेज जो आपने अभी समझा था, नेटवर्किंग सर्विसेज आपको देना। पांचवा हो सकता है मेंटरिंग सर्विसेज, यह भी इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना। ठीक है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना एंटरप्रेन्योर के। ठीक है, सातवां हो सकता है कि वेंचर फंडिंग, जो आप समझ पा रहे हैं नेटवर्क सर्विसेज का ही एक हिस्सा आप मान सकते हैं कि वेंचर फंडिंग हो गया, फिर एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, इनके थ्रू आपको जो है वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, एंजल इन्वेस्टर हो गए, इनके साथ में अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश करने की कोशिश करना। लीगल फॉर्मेलिटीज में आपकी मदद करना। और आपकी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। यह कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो आप अपने सामने में देख पा रहे हैं। अब यह पॉइंट समझना जरूरी है कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बिजनेस इनक्यूबेटर्स के। देखिए, बिजनेस इनक्यूबेटर्स काफी महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस के लिए जो अर्ली स्टेज में है, या तो कोई एंटरप्राइज है जहां पे कई लोग आकर के काम कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, दोनों के लिए। तो एडवांटेजेस क्या है? पहला जो कॉमन पॉइंट आप देख सकते हैं, सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दूसरा है मॉनेटरी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। कई पॉइंट है जो आपको सेम मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मॉनेटरी सपोर्ट, कैश आपके लिए अवेलेबल कराया गया था, है ना। तीसरा, आपके इन्वेस्टर्स के साथ में, यानी आपके नेटवर्क बिल्ड करने में मदद करता है, इन्वेस्टर का सपोर्ट आपको दिलाने की कोशिश करता है। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्पेस आपके लिए अवेलेबल करवाता है। पांचवा, आपको लीगल सर्विसेज में मदद करता है। ठीक है, लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। छठा हो सकता है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में भी आपकी मदद करता है। और सातवां, मेंटरिंग एंड कोचिंग। ठीक है, मेंटरिंग एंड कोचिंग में भी आपकी सहायता करता है। तो यह सारे एडवांटेजेस हैं, और आप चाहे तो जैसे आपने पिछले पॉइंट्स देखा उसमें से और कुछ पॉइंट भी यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? ठीक है, चलिए डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, डिसएडवांटेजेस कई प्रकार के यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इनिशियल स्टेज में तो आपको सपोर्ट जरूर मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन समय के साथ में आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है आपको यहाँ पे बिजनेस इंक्यूबेटर का इंटरफेरेंस पसंद ना है, वो काफी इंटरफेयर करे आपके बिजनेस में, आपके ऑपरेशंस में, एक्टिविटीज में, और हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, अगला हो सकता है कि आपके इनोवेशन को भी एक थ्रेट मिल सकता है। ठीक है, अब इनके क्या कारण हैं? देखिए, जब भी वह आपको जो है मेंटरिंग या फिर कोचिंग दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके इनोवेशन इससे हैम्पर हो सकता है। हो सकता है वह आपको बोले कि आप इस मेथड से नहीं, इस मेथड से परफॉर्म करिए, और यह कहीं ना कहीं आपकी इनोवेशन को दबा भी सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मेथड सक्सेसफुल हो सकता है और यह नहीं हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से यह सक्सेसफुल हो सकता है। तो इनोवेशन को एक थ्रेट भी है यहाँ पे। अगली चीज है, जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वह तो बहुत अच्छी चीज है, अर्ली स्टेजेस में तो आपको सपोर्ट मिल ही रह रहा है उनकी तरफ से, लेकिन समय के साथ में आपको लगे कि इनका इंटरफेयर
जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करने पे मजबूर कर रहा है बिजनेस से, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करने के दौरान में, ठीक है। दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने यहाँ पे एज ए डिसएडवांटेज देख लिया। अब हम समझते हैं स्टेजेस को। कुल 4 स्टेजेस हैं इंक्यूबेशन के, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज प्री इंक्यूबेशन। प्री इंक्यूबेशन एक ऐसा स्टेज है जहां पर फंड्स अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। एक शब्द आप याद रखिए, ज्यादातर स्टेजेस में आपको यही नजर आएगा, फंड्स अवेलेबल करवाया जाता है फॉर व्हाट, आपके प्लानिंग के लिए, ठीक है, मेंटरिंग हो गया, मेंटरिंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। सेकंड जो स्टेज है दैट इज अर्ली स्टेज। पहले आता है प्री इंक्यूबेशन, फिर आता है अर्ली स्टेज, फिर आता है क्लासिक इंक्यूबेशन और फिर आता है ग्रेजुएशन, ठीक है। सबसे आखिरी स्टेज ग्रेजुएशन, सबसे पहला स्टेज प्री इंक्यूबेशन। अर्ली स्टेज में हम क्या देखते हैं कि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कर लिया होगा, प्लानिंग मेंटरिंग आपको मिल ही गया होगा। अब बात आती है लीगल सर्विसेज की, क्योंकि आप अपने एंटरप्राइज को फॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उसे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो लीगल सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको फंड जो है वह प्रोवाइड किया जाता है फॉर लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेज है दैट इज क्लासिक इंक्यूबेशन। अब क्लासिक इंक्यूबेशन में क्या होता है, पहले स्टेज में तो आपने प्लानिंग कर रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको मेंटरिंग मिल रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड मिल रहा था। फिर जब आपने प्लानिंग कर लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया, आप प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, तब आप लीगल सर्विसेज ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाना हो या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है लीगल स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो। अकाउंटिंग मेथड्स आपको चाहिए, हो सकता है बिकॉज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब तीसरा स्टेज जो है वह स्टेज है जहां पर आपके नेटवर्किंग पे काम किया जाता है। यहाँ पे फंड्स अवेलेबल करवाया जाता है नेटवर्किंग प्रोसेस के लिए। आपको हो सकता है किसी एंजल इन्वेस्टर के पास ले जाया जाए या फिर किसी भी प्रकार से आपके लिए किसी एंजल इन्वेस्टर से बात की जाए या वेंचर कैपिटलिस्ट से आपके लिए बात की जाए। तो यहाँ नेटवर्किंग प्रोसेस पर काम किया जाता है। और जो आखिरी पॉइंट है दैट इज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन एक प्रकार से आप ग्रेजुएट ही हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप अपने लास्ट स्टेज पे आकर के खड़े हो जाते हैं जहां पर आपको फंड जो है वो अवेलेबल करवाया जाता है फॉर व्हाट, फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि आप अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझा कि 4 स्टेजेस होते हैं इंक्यूबेशन के। सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज प्री इंक्यूबेशन, जहां पे आपके लिए फंड अवेलेबल करवाया जाता है ताकि आप अपने प्लानिंग कर सके, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, मेंटरिंग सर्विसेज आपको दी जाती है। फिर आता है अर्ली स्टेज जहां पर आपको फंड जो है अवेलेबल करवाया जाता है लीगल सर्विसेज के लिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए। तीसरा स्टेज आता है दैट इज क्लासिकल इंक्यूबेशन, जहां पर आपको फंड जो है वह प्रदान किया जाता है ताकि आप अपने नेटवर्क सर्विसेज को इनहांस कर सके, बेहतर बना सके। चौथा जो स्टेज आता है दैट इज ग्रेजुएशन, जब आप एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को मार्केट में लेकर के निकले, फंड अवेलेबल करवाया जा रहा है इस पूरे प्रोसेस के लिए और ताकि आप अपने एंड कंज्यूमर तक इन प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के साथ पहुंच सके, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अगला है एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो चलिए एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स वह इन्वेस्टर्स होते हैं जो नए एंटरप्राइज में, नए एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। एंड ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ
नई चीज को ढूंढ रहे होते हैं मार्केट में, कुछ ना कुछ इनोवेटिव जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है मार्केट में, उसको देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो नए एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट में फाइंड कर रहे होते हैं ताकि वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। इन्वेस्टमेंट के कई सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको समझना चाहिए कि एंजल इन्वेस्टर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो नए एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब कई प्रकार के हो सकते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जो एंजल इन्वेस्टर देखेंगे वह 5 प्रकार के देखेंगे, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। सबसे पहले जो है दैट इज कॉर्पोरेट एंजल्स। कॉर्पोरेट एंजल्स कौन होते हैं? कॉर्पोरेट एंजल्स वह एंजल्स होते हैं जो एक सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं एक बिजनेस में, सीनियर प्रोफेशनल्स होते हैं एक बिजनेस में, ठीक है। और यह इन्वेस्टमेंट इसीलिए करना चाहते हैं यह इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि वह बड़े एंटरप्राइजेस में रिलायबिलिटी बढ़ा सके, ठीक है, सपोर्ट कर सके कंपनीज को या तो बड़े एंटरप्राइजेस को। यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट एंजल्स जो सीनियर प्रोफेशनल्स होते हैं अपने बिजनेस में, यह एंटरप्रेन्योर्स को मदद तो करते हैं, लेकिन ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं, इनका गोल्स ही ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो या तो कंपनी हो या तो बड़े एंटरप्राइजेस हो, ठीक है। समझ सकते हैं कि अपने पैसों को काफी हद तक सिक्योर रखना चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगला जो है दैट इज सेकंड, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल एंजल्स, EA में लिखता हूं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल एंजल्स कौन होते हैं? यह खुद ही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और इन एंटरप्रेन्योर्स की खास बात क्या होती है कि यह मार्केट में सिमिलर जो प्रोडक्ट्स एक बिजनेस के द्वारा अवेल किए जा रहे हैं, जो सिमिलर बिजनेसेस हैं, स्ट्रक्चर काफी हद तक मिलता जुलता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज काफी हद तक मिलते जुलते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का मुख्य कारण यहाँ पे साइनर्जी क्रिएट कर सके आउट ऑफ दीज बिजनेसेस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यह बिल्कुल ही करेक्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, लेकिन बस आपके समझाने के लिए कि जिस प्रकार से अनअकैडमी करता है कि कोई भी बड़ा ट्यूटर खड़ा होता है, कोई भी बड़े कोचिंग क्लासेस खड़े होते हैं, तो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करता है, या तो उस कोचिंग को जो है वो पूरी तरह से खरीद लेता है, या तो उस कोचिंग का एक अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है खुद अपने पास में रख लेता है ताकि उसे कंट्रोल कर सके, ताकि वो मार्केट लीडर बना रह सके, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप समझ चुके हैं, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल एंजल्स। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज एंथुसियास्ट एंजल्स। यह ऐसे एंजल्स होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जिनको किसी और की आवश्यकता नहीं है, काफी धन इनके पास में खुद ब खुद ही होता है, किसी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के ओनर्स होते हैं, ठीक है, खुद ब खुद वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस होते हैं। अब यह जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एंटरप्राइज में ताकि उसके ऑपरेशंस को जो है एनहांस किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में रैडिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है, कुछ बदलाव लाना हो तो यह इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो एंथुसियास्ट एंजल ऐसे एंजल्स होते हैं, नाम से ही आप समझ सकते हैं, जो एंथुसियास्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनके इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस काफी बढ़िया होता है, काफी अच्छा रहता है, दैट इज टू इंप्रूव द ऑपरेशंस ऑफ सम बिजनेस, या तो आने वाले मार्केट में रैडिकल चेंजेस लेकर के आना, मतलब उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसमें पोटेंशियल है मार्केट को बदल देने का, उन बिजनेसेस में अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है दैट इज, देखिए चौथा पॉइंट जो है दैट इज माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स। माइक्रो मैनेजमेंट एंजल्स या ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ही सीनियर भी हो सकते हैं, यह बहुत सीरियस भी होते हैं, सीरियस प्रोफेशनल्स होते हैं,
ठीक है, ये बहुत हार्ड वर्क करके उस पोजीशन पर पहुंचे होते हैं जहां पर वह जो है इन्वेस्टमेंट करने लायक होते हैं। ठीक है, तो काफी हार्ड वर्क करके वह उस पोजीशन पर पहुंचे होते हैं जहां पर वो इन्वेस्टर बनते हैं, वो एक सीनियर प्रोफेशनल होते हैं, कई बार आपको सीनियोरिटी भी उनमें देखने को मिलेगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट एंजल में इतना ही है जो आपको समझने की जरूरत है। पांचवा जो है दैट इज प्रोफेशनल एंजल्स। नाम से समझिए, प्रोफेशनल एंजल्स यानी ऐसे एंजल्स हैं जो उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो बिजनेसेस में कहीं ना कहीं उनका खुद का एक्सपर्टीज है। ठीक है, या तो स्पेशलाइज स्किल है उनका। मान लीजिए ऐसा एंजल है जो खुद ब खुद डॉक्टर है और उसको सामने में नजर आता है कि बहुत इनोवेटिव क्लिनिक को खोला जा रहा है जैसा मार्केट में पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो ये यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि इसके पास में इसका एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइज स्किल है। इसे यह लगता है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो रिस्क काफी कम है क्योंकि मुझे इसका नॉलेज है, साथ ब साथ यह इसे बेहतर समझ सकता है। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ एंजल्स के बारे में हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेंचर कैपिटल। देखिए वेंचर कैपिटल क्या होता है। एंजल इन्वेस्टर एक प्रकार से एक इंडिविजुअल होता है, whereas वेंचर कैपिटलिस्ट एक फर्म होता है या तो बिजनेस होता है। ठीक है, यहां पर एक बंदा है, यहां पे कई लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, खास फर्क आपको यहां पे ही नजर आ जाएगा। यह इन्वेस्टमेंट उन प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज या फिर आप बोल सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स में करते हैं जो प्रोजेक्ट्स काफी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर ही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा हाई रिस्क है, जिसकी वजह से वो बेहतर यानी हाई जो है रिवॉर्ड अर्न कर सके। ये ज्यादातर नए मार्केट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, न्यू मार्केट क्रिएशन में। ठीक है, ताकि वहां पे एक लीडर बन सके। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग especially designed for funding high technology and high risk projects which can give them high reward. Venture capital especially helps in financing of high technology projects and help translate research and development into production. ठीक है, अब इनके क्या सारे प्रॉज होते हैं और क्या सारे कॉन्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉज को। ठीक है, सबसे पहला फायदा तो यह है कि बैंक जैसे नहीं होते हैं। बैंक से अगर आप लोन लेने जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, लोन लेते समय आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका कैश फ्लो कैसा है, किस लेवल ऑफ क्या फ्रीक्वेंसी है आपके ट्रांजैक्शंस का, अगला आपके पास कितने एसेट्स हैं, यह सब आपको दिखाना पड़ता है। वेरस जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं तो उसे मतलब नहीं है कि आपका कैश फ्लो कैसा है या फिर आपके पास में कितने एसेट्स हैं। वह इंटरेस्टेड होता है आपके प्रोडक्ट के, आपके प्रोजेक्ट के पोटेंशियल में। ठीक है, कि वह कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी, क्या ड्रास्टिक मतलब क्या सारे वो क्रिएटिव चेंजेस ला सकता है मार्केट में। तो पहला यह पॉइंट आता है। अगला आता है कि यह जो है अर्ली स्टेजेस में कंपनीज को जो है फंड अवेलेबल करवाता है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में फंड अवेलेबल करवाता है। तीसरा पॉइंट है यह मेंटरिंग और नेटवर्किंग सर्विसेज भी प्रदान करता है। ठीक है, मेंटरिंग एंड नेटवर्किंग सर्विसेज। अगर आपको कल किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप इनके पास में मेंटरिंग सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। कोई भी ऑपरेशंस में प्रॉब्लम हो आप जाइए, वो आपको कंसल्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। उसी के साथ में क्योंकि यह एक फर्म है और इनमें कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन इन्वेस्टर्स का नेटवर्क आपकी यहाँ पे काफी मदद कर सकता है। ठीक है,
तो नेटवर्किंग सर्विसेज भी देते हैं, मेंटरिंग सर्विसेज भी देते हैं, अर्ली स्टेज में ही आपके बिजनेस को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जहां बैंक लोन आपके कैश फ्लो को देखता है, आपके एसेट्स को देखता है, या ना तो आपके कैश फ्लो को देखते हैं, एसेट को देखते हैं, आपके प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को देखते हैं। अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, दैट इज एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। दोनों के बीच में क्या अंतर है? सबसे पहले कि ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। एंजल इन्वेस्टर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है, इसके ऊपर में कोई और दबाव देने वाला नहीं है। लेकिन यहां जो है वेंचर कैपिटलिस्ट, ये है कंपनी या तो फर्म है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक कंपनी है या तो एक फर्म है, लेकिन यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट है। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल है, तो यह जो धन लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कम होगा रिलेटिवली जो इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा किया जाएगा। लार्ज फंड ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये अपने खुद के धन को उपयोग करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, whereas वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे लाते हैं। कहां से लाते हैं? किसी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेंगे, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, फाउंडेशन से करवाएंगे, कॉरपोरेशन से करवाएंगे, किसी भी इन्वेस्टर से यह इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं और उनके धन को प्रयोग कर सकते हैं किसी बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला जो पॉइंट है, दैट इज एन एंजल इन्वेस्टर फंड्स बिजनेसेस फॉर मोटिव्स बियॉन्ड फाइनेंशियल गेन्स। देखिए, इसके कई सारे गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है ये समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता है, ठीक है, समाज में बदलाव लाना चाहता है, लेकिन जो गोल होता है एक वेंचर कैपिटलिस्ट का, वो प्योरली होता है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके पीछे कारण क्या है कि इसने ऑलरेडी कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा ले रखा है। अब इन इन्वेस्टर्स को इसको पैसा जो है वो रिफंड करना है, ठीक है, समय के साथ में, और जो ब्याज दर उसने जिस पे ये पैसा उठाया है, तो यहाँ पे इसको खास करके ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ताकि यह इनका इंटरेस्ट पे कर सके, एज वेल एज कुछ कॉर्पस अपने पास जमा कर सके। और जो धन इसके पास इकट्ठा होगा, यह चाहता है कि वह धन हमेशा दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट से बड़ा हो। इसके पीछे कारण यह है कि अगर इसके पास ज्यादा धन होगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इसकी तरफ दौड़े चले आएंगे। वह चाहेंगे कि वह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे बजाय इधर जा करके, और इनके पास और ज्यादा धन आएगा। जब इनके पास और ज्यादा धन आएगा तो और ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, और ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करेंगे। लेकिन वेंचर जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका यह गोल हमेशा नहीं रहता है। वो बदलाव भी लाना चाहते समाज में। सिर्फ उनका फाइनेंशियल गोल नहीं होता है, कई सारा सोशल बेनिफिट, सोशल वेलफेयर के लिए भी वह काम करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स आपको हर एक इंडस्ट्री में मिल जाएंगे, कहीं भी चले जाइए, डाइवर्स पोर्टफोलियो रखते हैं। किसी भी एंजल इन्वेस्टर को उठाइए, वो कभी किसी मेडिकल कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसी रोबोटिक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, किसी कार मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट लिमिटेड कंपनीज में, लिमिटेड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हो सकता है इसके पीछे कारण हो कि उनकी एक्सपर्टीज ही उसमें हो, या फिर जो नेटवर्क उनके पास हो वो उसी में उनकी ज्यादा खास करके मदद कर सकता है, ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज में। अब अगला जो आता है, दैट इज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है। 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, हमारे पीएम के द्वारा। इसको लॉन्च करने के पीछे जो मेन कारण था, दैट वाज मेक इन इंडिया। इस शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट्स जो भी बने, जो गुड्स एंड सर्विसेज बने, वो भारत के अंदर में बने, ताकि जो रिलायबिलिटी है दूसरे देशों के ऊपर वो कम से कम हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। इसको लाने के पीछे सबसे प्रमुख कारण था कि उस समय जो इकोनॉमी थी वह काफी गिरी हुई थी। 2013 के समय की बात है, जब इकोनॉमी का हालत बहुत ही बेकार था। इस समय मेक इन इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी आए, उनकी सरकार आई। ऐसे गिरते हुए इकोनॉमी को उन्होंने देखा और मेक इन इंडिया जैसा इनिशिएटिव लाया, जो आज के समय में काफी सक्सेसफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनिशिएटिव लिया गया था पीएम के द्वारा टू इंक्रीज नेशन बिल्ड प्रोडक्ट, भारत के अंदर में बने हुए प्रोडक्ट। 2013 में जो इकोनॉमी थी उसका बहुत ही खस्ता हालत था, एज ऑफ सिवियर इकोनॉमिक फेलियर। चौथा जो पॉइंट है, दैट इज
अब यहाँ पे जो है माइंडसेट को बदलना था। इसके 4 पिलर्स हैं, माइंडसेट आपको देखने को मिलेगा उसमें से वन ऑफ देम। अगला जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगला जो आप देखेंगे दैट इज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले, दैट इज माइंडसेट। माइंडसेट को बदलना जरूरी था। पहले ऑथोरिटी वाला एक माइंडसेट था, तो कई सारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो मार्केट में एंटर ही नहीं करना चाहते थे इस डर से, या फिर वो कोई भी इनोवेशन लाना चाहते थे तो भी उन्हें डर लगता था कि पता नहीं क्या सारे लीगैलिटीज होंगे, क्या सारे टैक्सेस होंगे, गवर्नमेंट कैसा रिस्पॉन्ड करेगा उनके बिजनेस के इस इनोवेशन के साथ में। वेरस आज के समय में जो गवर्नमेंट है 2014 के बाद में जो मेक इन इंडिया आया, उसमें जो था दैट वाज पार्टिसिपेटिव। यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करना चाहता था, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिव अगर गवर्नमेंट होगा तो ज्यादा फ्रीडम होगा और इनोवेशन को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया, ठीक है, और बेहतर सेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेगा। 25 सेक्टर्स बनाए गए और 2020 तक यह टारगेट रखा गया था कि हमारी इकोनॉमी 20% से भी ज्यादा ग्रो करे, ठीक है। यह सारे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे। मेक इन इंडिया जब स्टार्ट किया गया था, इस प्रोसेस की सबसे खास बात थी, एक मिनट मुझे दीजिएगा। मेक इन इंडिया जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात थी, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा, कि इस प्रोजेक्ट से पहले बहुत सारे प्रोडक्ट जो थे जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट जो है दूसरे के कंट्री से आया करते थे, जिसकी वजह से जो रिलायबिलिटी थी उस पर काफी इंपैक्ट पड़ता था भारत के। इवन जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था ओवरऑल जीडीपी में वो भी बहुत ज्यादा कम था, ठीक है। और जो हमारा एक्सपोर्ट था वह कम हुआ करता था, इंपोर्ट ज्यादा हुआ करता था। तो इस जब प्रोसेस को लाया गया तब सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया, जो सबसे पहले पार्टनर बने इस प्रोसेस में, दैट वाज DIPP। धीरे धीरे समय के साथ में जो पार्टनर्स हमें नजर आए, दैट वाज यूनियन मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज नजर आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कई सारे और पार्टनर्स मिल करके इस प्रोसेस को उन्होंने एनहांस किया, ठीक है, बेहतर से बेहतर बनाया। सबसे पहले जो इस वर्कशॉप को लाया गया था, इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण था, जो इस वर्कशॉप को लाया गया था, यहाँ पे जो नाम रखा गया था इसका, दैट वाज मेक इन इंडिया सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। वाज कंडक्टेड इन 29 दिसंबर 2014। IFC इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल, जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था मेक इन इंडिया के बाद में, बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलेंगे। अब इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भारतीय इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी इन्वेस्टर्स आगे बढ़े उनके लिए कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, तो IFC को बनाया गया, तो बहुत बढ़िया सर्विसेज देना चालू कर दिया। इंडियन कैंपेन वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 2014। तो IFC को लाया गया, जिसने मेक इन इंडिया में आ रहे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसको काफी सारे फैसिलिटेशंस प्रोवाइड किए, बहुत अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड की, ताकि वह बेहतर से बेहतर जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सके जिस भी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री में चाहे। आज वेल एज उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो उसका सामना किया जा सके, उसे समझा जा सके, उसका रेजोल्यूशन फास्टली दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके भारतीय इकोनॉमी में। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। मेक इन इंडिया उनमें से सबसे एक प्रमुख पॉइंट था। चैप्टर नंबर 6 जो हमने यहाँ पे समझा इकोसिस्टम के बारे में, ऑब्जेक्टिव को समझा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, क्या उसके फंक्शंस हैं, फिर बिजनेस इंक्यूबेटर्स को भी हमने देखा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एडवांटेजेस को देखा, डिसएडवांटेजेस को देखा, स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन हमने देखे, फिर हमने देखा कितने तरह के एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में बात किया, उसके प्रोज और कॉन्स को समझा, फिर एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है उसे भी हमने देखा, और साथ ही साथ हमने मेक इन इंडिया को भी डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल अब इसके साथ में आपका जो यह चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम। हर हर महादेव।